यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे फ्यूज की बात करते हैं। फ्यूज हो जाता है तो फ्यूज बदलने का तरीका क्या है, तो उसके क्या क्या स्टेप हैं। फ्यूज हो जाने पर फ्यूज को किस तरीके से बदला जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीजे ओपन करेंगे, फेंटो को नीचे करेंगे, ये पहली स्टेप है। उसके बाद में एच को जीरो पर रखेंगे। एच को जीरो पर रखने के बाद में हम क्या करेंगे, फ्यूज को सॉकेट से अलग करेंगे। फिर एच को वन पर करेंगे या एच को वन पर रखेंगे। फिर एच को वन पर रखने के बाद में हम क्या करेंगे, ईसीसी, ये ईसीसी है, टेस्टिंग सॉकेट है, इसमें फ्यूज को लगाएंगे और जांच करेंगे कि एलईसीसी है, एलईसीसी जल रहा है या नहीं। यदि जल रहा है तो फ्यूज ठीक है, और यदि नहीं जल रहा है तो फ्यूज खराब है। तो ये हम चेक करेंगे कि अगर जल रहा है तो फ्यूज ठीक है और नहीं जल रहा है तो फ्यूज खराब है। छठवीं स्टेप है, यदि फ्यूज खराब हो तो उसी कैपेसिटी की वैल्यू का दूसरा फ्यूज लेंगे और ईसीसी पर उसकी जांच करेंगे। फिर जांच करने के बाद एच को जीरो पर रखेंगे, सॉकेट में अच्छे फ्यूज को रखें और होल्डर में ठीक से हम कस देंगे। फिर एच को वन पर रखेंगे। तो जब भी हमें फ्यूज डालना है तो हमें ध्यान रखना है एच किस पर होना चाहिए, जीरो पर होना चाहिए, तभी हम कसेंगे। और निकालेंगे तब भी हम देखते हैं कि फ्यूज को निकालेंगे तब भी एच जीरो पर होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और फ्यूज को अलग करने के बाद में एच को वन पर कर दिया था हमने, उसको वापस से जीरो पर करेंगे फ्यूज को लगाने के बाद में। तो वापस से एच को वन पर लगेंगे फ्यूज लगाने के बाद में, जैसे ठीक से और फ्यूज कस दिया तो उसको एच को वन पर रखेंगे। फिर ख़राब फ्यूज को फ्यूज रैक में उल्टा रख देंगे। यदि वह फ्यूज फिर से फ्यूज हो जाता है तो क्या करेंगे, अगर वह फ्यूज फिर से फ्यूज हो जाता है तो उसी कैपेसिटी का दूसरा अच्छा फ्यूज लेकर के टेस्टर पर टेस्ट करेंगे। एच स्विच को ऑफ पोजीशन पर रख करके एच को फिर से जीरो पर रखेंगे। एच को जीरो पर रखेंगे, अच्छा फ्यूज लेंगे हम और तो उसको टेस्ट करेंगे। फिर फ्यूज को होल्डर में ठीक से कस देंगे, बाद में एच को वन पर रख देंगे। लेकिन यहाँ पर ये अलग स्टेप है, एच को ऑफ पोजीशन पर रख कर हम एच को जीरो पर रखेंगे। फिर लॉ को एनर्जाइज करेंगे। यदि फ्यूज मेंटेन होता है तो एच स्विच को ऑफ पोजीशन पर ही रहने देंगे और आगे हम काम करेंगे। और कंट्रोल सर्किट के धुआं जलने की गंध आदि के लिए बार बार हम जांच करते रहेंगे। अब बात करते हैं कि एच ऑफ करने पर भी फ्यूज फिर से फ्यूज होता है तो क्या करेंगे। यदि एच को ऑफ करने पर भी फ्यूज फिर से फ्यूज हो जाता है तब कंट्रोल सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो गया है या नेगेटिव केबल पर अर्थ फॉल्ट हो गया है। तो इस परिस्थिति में एच को ऑफ करने पर भी फ्यूज मेंटेन नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, एच को ऑफ पोजीशन पर रखने के बाद यदि एडिशनल CCPT और CCDJ फ्यूज होता है तो लॉ को फेल करना चाहिए। एच ऑफ रखने पर संपूर्ण कंट्रोल एच सर्किट में रेजिस्टेंस जुड़ जाता है, अर्थात QOP और QOA के सर्किट में भी रेजिस्टेंस यहाँ पर जुड़ जाता है। इसलिए QOA और QOP ठीक से कार्य नहीं करते हैं रेजिस्टेंस जुड़ने की वजह से। अतः एच ऑफ रहने पर भी उससे संबंधित सावधानियों का हमें पालन करना चाहिए। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्टैक्टर। कॉन्टैक्टर क्या होते हैं, कॉन्टैक्टर एक प्रकार की रिमोटली ऑपरेटेड स्विच है जिसका उपयोग उच्च वोल्टेज वाले विद्युतीय सर्किट तोड़ने और जोड़ने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर WAG5 लॉकों पर 4 प्रकार के कॉन्टैक्टर लगे हैं। कौन कौन से कॉन्टैक्टर हैं WAG5 में? 4 प्रकार के कॉन्टैक्टर: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर EMC, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्टैक्टर EPC, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्टैक्टर और कैम कॉन्टैक्टर, और एक है ड्रम कॉन्टैक्टर। तो हम सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर क्या होता है, तो यह कॉन्टैक्टर 3 फेज ऑक्सिलरी मशीन को चलाने के लिए लगाए जाते हैं। यह सभी कॉन्टैक्टर कैब नंबर 2 में TK1 पैनल में लगे हैं और C118 को छोड़ करके, ये इस कॉन्टैक्टर को छोड़ करके, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है C118,
लेकिन इसको छोड़ करके बाकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हैं ये कैब नंबर 2 में TK1 पैनल पर लगे हैं। इन कॉन्टैक्टरों को ओपन या क्लोज करने के लिए बैटरी की 110 वोल्ट DC सप्लाई का इस्तेमाल किया जाता है और इन कॉन्टैक्टरों में एक कंट्रोल कॉइल होती है और जब बैटरी की सप्लाई इस कॉइल में आती है तो उसमें चुंबकत्व उत्पन्न होता है या उसमें चुंबकत्व पैदा होने से ड्राइविंग मैग्नेटिज्म के द्वारा कॉन्टैक्टर का मोबाइल जैसा या मोबाइल कॉन्टैक्टर का मोबाइल जो ऑपरेट होता है और जिसकी वजह से तीनों कॉन्टैक्ट लग जाने से थ्री फेज सप्लाई संबंधित ऑक्सिलरी मशीन तक पहुंचती है। लॉकों में निम्नलिखित EM यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लगे हैं जैसे कि C101, C102, C103, 105, 106, 107 और 108 यानी 104 नहीं है, बाकी 1 से लेकर के 8 तक है। तो ये कितने हैं? 6 हैं टोटल, 104 नहीं है। बाकी यहाँ पर हम देखें 4 5 तो 7 हैं यहाँ पर। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में हम देखें यहाँ पर जैसे कि ये आर्क सर्किट है, ये वाला जो सर्किट दिखा रखा है यहाँ पर ये है आर्क सर्किट, ARC आर्क सर्किट। और ये यहाँ पर हम देखें जैसे ये कॉन्टैक्टर का ये पिक्चर्स डायग्राम है यहाँ पर। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्टैक्टर यानी EPC हम देखते हैं। इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्टैक्टर, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्टैक्टर क्या है? यह कॉन्टैक्टर ट्रैक्शन पावर सर्किट में लगाए जाते हैं और सभी लाइन कॉन्टैक्टर, शंटिंग कॉन्टैक्टर तथा C145 इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्टैक्टर हैं। जितने भी लाइन कॉन्टैक्टर हैं वो EMC टाइप EPC टाइप के हैं यानी इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्टैक्टर हैं। जितने भी हमारे शंटिंग कॉन्टैक्टर हैं वो भी इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्टैक्टर हैं और C145 है ये भी इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्टैक्टर हैं और ये सभी HT कंपार्टमेंट में लगे हैं। EP कॉन्टैक्टर यानी इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्टैक्टर को ओपन या क्लोज करने के लिए बैटरी की सप्लाई और कंप्रेस्ड एयर दोनों का उपयोग किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये है आर्क क्यूट है, ये आर्क क्यूट CHUT आर्क क्यूट है और ये है यहाँ पर EPVALVE। तो यहाँ पर हम देखें अब यहाँ पर हम देखें जैसे कि जो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्टैक्टर है इसको ओपन या क्लोज करने के लिए हमें क्या करना होता है, बैटरी सप्लाई भी देनी होती है और कंप्रेस्ड एयर दोनों का उपयोग किया जाता है। और जब कॉन्टैक्टर की कॉइल को सप्लाई मिलती है तो यह चुंबकत्व पैदा होने से हवा का रास्ता खोल देती है और एयर प्रेशर से जो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्टैक्टर है वो क्लोज होता है। और लॉकों में क्या होती, कौन कौन से कॉन्टैक्टर होते हैं? इलेक्ट्रो न्यूमेटिक कॉन्टैक्टर C145, L1, L2, L3, L4, L5, L6 तथा सभी शंटिंग कॉन्टैक्टर इलेक्ट्रोन्यूमेटिक टाइप के कॉन्टैक्टर लगे हैं। कुछ लॉकों में C118 EP टाइप कॉन्टैक्टर भी लगा है। तो ये कुछ लॉकों में ही लगा है C118 EP टाइप यानी कि इलेक्ट्रोन्यूमेटिक टाइप कॉन्टैक्टर। ये यहाँ पर हम देखें जैसे कि कैम टाइप के कॉन्टैक्टर हैं, ये CGR123 RGR है। नेक्स्ट हम देखें कैम कॉन्टैक्टर हैं, ये कैम टाइप के कॉन्टैक्टर है। कैम टाइप के कॉन्टैक्टर में जैसे CGR123 दे रखा है, RGR है, ये इस तरीके से दिखते हैं। तो कैम टाइप के कॉन्टैक्टर में देखें कैम कॉन्टैक्टर, यह कॉन्टैक्टर कैम अरेंजमेंट के द्वारा ऑपरेट होता है। AC लॉकों में CGR123 इस प्रकार के कॉन्टैक्टर हैं जो कि HT कंपार्टमेंट में लगे हैं और ये GR शाफ्ट के कैम द्वारा ऑपरेट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो GR शाफ्ट लगी हुई है, GR शाफ्ट के ये शाफ्ट है, इसके कैम द्वारा ऑपरेट होते हैं और CGR123 है, ये कैम टाइप के कॉन्टैक्टर हैं इसी लॉकों के अंदर। फिर बात करते हैं ड्रम कॉन्टैक्टर। ड्रम कॉन्टैक्टर क्या है? इसी ड्रम टाइप के कॉन्टैक्टर हैं। EP बल्ब यहाँ पर दिखाया गया, ये EP बल्ब है, ड्रम टाइप के कॉन्टैक्टर है। ये कॉन्टैक्टर ड्रम के आकार के बने होते हैं
जो कि सर्वो मोटर में भेजी गई हवा के अनुसार ऑपरेट होते हैं। और लॉकों में J1 J2 CTF 1 2 3 ड्रम कॉन्टैक्टर हैं जो कि HTC में लगे हैं और आवश्यकता के अनुसार ट्रैक्शन मोटर फील्ड कनेक्शन परिवर्तित करते हैं। अब हम देखते हैं कॉन्टैक्टर में आने वाली सामान्य खराबियाँ, क्या क्या खराबियाँ कॉन्टैक्टर में आ सकती हैं। जैसे ये यहाँ पर दिखाया गया है कॉन्टैक्टर का क्लैंप डिजाइन, क्लैंप वेजिंग बताया गया है कॉन्टैक्टर का क्लैंप वेजिंग। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में जो खराबी क्या आ सकती है। कॉन्टैक्टर के टिप्स का पिघल जाना, एक तो ये खराबी आ सकती है कॉन्टैक्टर में कि कॉन्टैक्टर की जो टिप्स होती है वो पिघल जाएगी या पिघल सकती है। दूसरा, मोबाइल जाका चिपक जाना, जैसे मोबाइल जाओ जो होती है उसका चिपक जाना, वेल्ड हो जाना। तीसरा प्रॉब्लम हो सकती है कॉन्टैक्टर क्लोज होने के बाद सर्वो मोटर से एयर लीकेज होना। चौथी प्रॉब्लम आ सकती है धूल अथवा कचरा आ जाने के कारण आर्मेचर का जाम हो जाना। पांचवी प्रॉब्लम आ सकती है ड्राइविंग मैकेनिज्म का खराब होना। छठवीं प्रॉब्लम आ सकती है कंट्रोल कॉइल का ओपन अथवा शॉर्ट सर्किट होना। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हैं उसके मुख्य भाग क्या क्या हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का मुख्य भाग है, एक तो फिक्स जा है, एक मोबाइल जा है, एक ड्राइविंग मैग्नेट मैकेनिज्म है और एक कंट्रोल कॉइल है। ये चार भाग हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को वेज करने की विधि तथा सावधानी क्या है, किस तरीके से इसको वेज किया जाता है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कॉन्टैक्टर क्लैंप वेजिंग, तो वेज किस तरीके से किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को। वेज करने के लिए सबसे पहले हमें सर्वप्रथम डीजे को ओपन करें, पेंटो को नीचे लें, बैटरी ऑफ करें और जिस कॉन्टैक्टर को वेज करना है उसके मोबाइल जॉ को 2-3 बार ऑपरेट करके देखना चाहिए। कॉन्टैक्टर पर फिजिबल यानी फ्लेक्सिबल, कॉन्टैक्टर पर हमें क्या करना है, कॉन्टैक्टर पर फ्लेक्सिबल शंट और उसकी कंट्रोल कॉइल पर बैटरी सप्लाई के तार सही प्रकार से लगे होना चेक करें। कॉन्टैक्टर से संबंधित प्रोग्राम स्विच का सामान्य अवस्था पर होना सुनिश्चित करें। कॉन्टैक्टर वेज करने के लिए निजी स्टोर में दिया गया उचित वेज ही प्रयोग करें। कॉन्टैक्टर वेज करने के बाद यह अवश्य सुनिश्चित करें कि आर्मेचर पूरी तरीके से ऑपरेट हुआ है तथा पावर सप्लाई के कॉन्टैक्ट क्लोज हो गए हैं। एक समय में अधिकतर 2 EMC इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही वेज किए जा सकते हैं। वेज सेविंग लॉकों पर यदि 2 MCP लगा है तो एक से अधिक कॉन्टैक्टर वेज नहीं करना चाहिए। एक समय में C105, 106 तथा 107 में से किसी एक को ही वेज करें। C118 को वेज करना सख्त मना है। कॉन्टैक्टर वेज करने के बाद यदि 3 फेज पावर सप्लाई के कॉन्टैक्ट टिप्स के बीच में एयर गैप रहता है तो उस कॉन्टैक्टर को वेज ना करें। और स्टैटिक कन्वर्टर लॉकों में MCP के कॉन्टैक्टर वेज करना मना है, परंतु C105, 106, 107 तीनों को एक साथ वेज किया जा सकता है। ये किस में कर सकते हैं, स्टैटिक कन्वर्टर लॉकों में हम कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्टैक्टर, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्टैक्टर को वेज करने की विधि और सावधानियाँ क्या हैं। तो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्टैक्टर में हम देखें कि सर्वप्रथम डीजे को ओपन करें, फेंटो नीचे लें, बैटरी ऑफ तथा लॉकों को ग्राउंड करें। फिर HTC में जाकर के वेज करने से पहले EP बल्ब के स्पेंडल को 2-3 बार दबाकर देखें। EP बल्ब का न्यूमेटिक कंट्रोल कॉक बंद करें। EP बल्ब का ढक्कन खोलें और उसके अंदर 1 या 2 सिक्के डालकर उस कवर को दोबारा फिट करें। EP बल्ब का न्यूमेटिक कंट्रोल कॉक खोल दें। कॉन्टैक्टर का क्लोज होना सुनिश्चित करें। लॉकों को अनग्राउंड करके समान रूप से गाड़ी कार्य करें। एक समय में अधिकतम 2 इलेक्ट्रो न्यूमेटिक कॉन्टैक्टर वेज कर सकते हैं। लाइन कॉन्टैक्टर के प्रत्येक ग्रुप में से केवल एक इलेक्ट्रो न्यूमेटिक कॉन्टैक्टर ही वेज करना चाहिए और लाइन कॉन्टैक्टर के अलावा किसी अन्य इलेक्ट्रो न्यूमेटिक कॉन्टैक्टर को वेज न करें। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर CLW मेक EP बल्ब। CLW मेक EP बल्ब में हम बात करें जैसे कि ये वेज है, CLW मेक EP बल्ब। जैसे लॉकों को ग्राउंड करें, इलेक्ट्रो बल्ब के स्पेंडल को दबा करके कॉन्टैक्टर्स के मोबाइल जा का फ्री मूवमेंट चेक करें।
स्क्रू को खोल करके ईपी बल्ब के कैप को हटा करके आर्मेचर के ऊपर मानक वेज रखें। पुनः कैप को लगाएं, स्क्रू कसें और स्पिंडल दबा करके कॉन्टैक्टर का क्लोज होना सुनिश्चित करें। सुनिश्चित करें कि कॉन्टैक्टर से हवा का लीकेज नहीं है। सामान्य तौर से लोको को अनग्राउंड करके एनर्जाइज करें। फिर है VHEL मेक। VHEL मेक में हम देखते हैं VHEL मेक किस तरीके से किया जाएगा। जैसे वेज है यहाँ पर, लॉको को ग्राउंड करें, इलेक्ट्रो बल्ब के स्पिंडल को दबा करके कॉन्टैक्टर के मोबाइल जो का फ्री मूवमेंट चेक करें। स्क्रू ड्राइवर के द्वारा लॉक हटा करके ईपी बल्ब के कैप को हटाकर खोलें और आर्मेचर के ऊपर मानक वेज रखें। पुनः कैप को लगाएं, स्क्रू कसे, स्पिंडल दबा करके कॉन्टैक्टर का क्लोज होना सुनिश्चित करें। सुनिश्चित करें कि कॉन्टैक्टर से हवा का लीकेज नहीं है। सामान्य तौर से लॉक को अनग्राउंड करके एनर्जाइज करें। फिर है ROTX मेक है और ये वेज स्थिति है और ये वेजिंग क्लैंप है। तो ROTX में बात करें क्या होता है। ROTX मेक में लॉक को ग्राउंड करें, इलेक्ट्रो बल्ब के स्पिंडल को दबा करके कॉन्टैक्ट के मोबाइल जा का फ्री मूवमेंट चेक करें। सुनिश्चित करें कि कॉन्टैक्ट से हवा का लीकेज नहीं है। वेजिंग क्लैंप को लगाकर कसें और सामान्य तौर से लॉकों को अनग्राउंड करके एनर्जाइज करें। फिर है ROTEX मेक वेजिंग स्क्रू के साथ। जैसे वेज करने के लिए स्क्रू यहाँ पर दबाएंगे, स्क्रू को इसको घुमाएंगे वेज करने के लिए। ROTX मेक वेजिंग स्क्रू के साथ। जैसे लॉकों को ग्राउंड करें, इलेक्ट्रो बल्ब के स्पिंडल को दबा करके कॉन्टैक्टर के मोबाइल जा का फ्री मूवमेंट चेक करें। वेडिंग स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमा करके कसें। सुनिश्चित करें कि कॉन्टैक्टर से हवा का लीकेज नहीं है। सामान्य तरीके से लॉकों को अनग्राउंड करके एनर्जाइज करें। फिर बात करते हैं हम रिले की। रिले क्या है। रिले एक संवेदनशील उपकरण है जो किसी पूर्व निर्धारित अवस्था जैसे कि प्रेशर, वैक्यूम, करंट, वोल्टेज आदि मिलने पर काम करती है। जब उपरोक्त पूर्व निर्धारित अवस्था में कोई बदलाव आता है तो रिले ऑपरेट होकर के संबंधित सर्किट में बदलाव लाती है। जब रिले किसी सर्किट के लिए लगाई गई है तो संबंधित सर्किट रिले के इंटरलॉक द्वारा पूरा होता है। यदि रिले किसी मशीन या उपकरण की सुरक्षा के लिए लगाई गई है तो यह उस मशीन या उपकरण का सुपरविजन करती है। रिले के प्रकार हम देखें, जैसे कि रिले हमारी इलेक्ट्रिक रिले होती है, मैकेनिकल रिले होती है। इलेक्ट्रिक रिले में जो करंट रिले है जैसे कि QRSI, तो Q हमारा डिनोट करता है रिले को, तो QRSI एक रिले है। वोल्टेज रिले की बात करें तो वोल्टेज रिले होती है Q20। मैकेनिकल रिले में जैसे प्रेशर रिले की बात करें तो QPDJ है, ये है प्रेशर रिले, डिसजॉइंटर के लिए प्रेशर रिले। वैक्यूम रिले की बात करें तो QVSI, ये है वैक्यूम के लिए, V फॉर वैक्यूम, तो वैक्यूम के लिए रिले है ये वैक्यूम रिले। नेक्स्ट हम देखें कार्य के आधार पर रिले के प्रकार क्या होते हैं, किस तरीके से रिले काम करती है और किस तरीके से यहाँ पर उनके बारे में बताया गया है। जैसे कार्य के आधार पर रिले निम्न प्रकार की होती है। जैसे कंट्रोल रिले है, इन रिले के द्वारा संबंधित सर्किट को कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि Q50 कंट्रोल रिले, Q100, Q118 ये कंट्रोल रिले है। फिर है सिग्नलिंग रिले, यह रिले ऑपरेट होकर के चालक को संबंधित संकेत देती है। जैसे कि QV60, QV61 ये सिग्नलिंग रिले है। फिर है सेफ्टी रिले। सेफ्टी रिले क्या होती है, यह रिले ऑपरेट होकर के डीजे को ओपन करती है जिससे लोगों की सुरक्षा होती है। इस रिले के एनर्जाइज होने के बाद रिले पर लाल रंग का टारगेट दिखाई देता है। दोबारा डीजे क्लोज करने से पहले संबंधित सावधानियों का पालन करते हुए टारगेट रीसेट करना चाहिए। उदाहरण के लिए QOP रिले है, सेफ्टी रिले है। QOA QLM सेफ्टी रिले है। QRSI है, ये भी सेफ्टी रिले है। फिर है टाइम लैग रिले। टाइम लैग रिले क्या होती है, इस प्रकार की रिले की कॉइल को सप्लाई बंद होने के बाद भी यह रिले निर्धारित समय तक एनर्जाइज बनी रहती है, जिससे संबंधित सर्किट में रिले के इंटरलॉक निर्धारित समय के बाद ही ऑपरेट होते हैं। जैसे कि Q118 टाइम लैग रिले है। Q44 है, ये भी टाइम लैग रिले है। फिर है सुपरवाइजिंग रिले।
यह रिले ऑक्सिलरी के कार्य पर निगरानी रखती है। संबंधित ऑक्सिलरी के कार्य न करने पर डीजे ट्रिप कर उसकी सुरक्षा करती है, जैसे कि QPH है सुपरवाइजिंग रिले, QVSL है सुपरवाइजिंग रिले है, QVRH है ये सुपरवाइजिंग रिले है। फिर टाइम डिले रिले। टाइम डिले रिले क्या है? इस प्रकार की रिले की कंट्रोल कॉइल को विद्युत सप्लाई देने के बाद निर्धारित समय के बाद ही ऑपरेट होती है, जिससे संबंधित कंट्रोल सर्किट पर इसके इंटरलॉक निर्धारित समय के बाद लगते हैं, जैसे कि QTD105, QTD106। फिर बात करते हैं इंटरलॉक की। इंटरलॉक में क्या होता है? यह रिले या कॉन्टैक्टर का महत्वपूर्ण भाग है। इसका कार्य परिपथ में करंट के प्रवाह को नियंत्रित करना है। इंटरलॉक बनावट के आधार पर फिंगर टाइप या ब्रिज टाइप दो प्रकार की होती है। इनकी पोजीशन रिले एवं कॉन्टैक्टर की पोजीशन पर निर्भर करती है। पोजीशन के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, जैसे कौन कौन सी हैं? नॉर्मली ओपन इंटरलॉक और नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक। नॉर्मली ओपन इंटरलॉक क्या है? रिले की डी एनर्जाइज अवस्था में जो इंटरलॉक खुले रहते हैं उन्हें नॉर्मली ओपन इंटरलॉक कहते हैं, और रिले के एनर्जाइज होने पर NOI है नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है वो क्लोज हो जाते हैं। फिर है NCI है नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक। रिले की डी एनर्जाइज अवस्था में जो इंटरलॉक क्लोज रहते हैं उन्हें नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक कहते हैं, और रिले के एनर्जाइज होने पर NCI ओपन हो जाते हैं, यानी नॉर्मल क्लोज इंटरलॉक है वो ओपन हो जाते हैं। एनर्जाइज अवस्था में रिले वेज की करने की सावधानियाँ। रिले को वेज करने की सावधानियाँ क्या हैं? एनर्जाइज अवस्था में किसी भी रिले को वेज करने से पहले डीजे ओपन करें, पेंटो नीचे लें, HVA को ऑफ करें। रिले को वेज करने से पहले उसके आर्मेचर प्लंजर को 2-3 बार हाथ से दबाकर लेन चेक कर लेना चाहिए। रिले वेज करने के लिए प्लंगर को दबाएं और निश्चित स्थान पर उचित प्रकार का लकड़ी का वेज लगाएं। वेज करने के बाद यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि रिले का प्लंजर ढीला तो नहीं है, रिले के सभी इंटरलॉक ऑपरेट हो गए हैं। यदि किसी रिले को वेज करके गाड़ी चला रहे हैं तो उससे संबंधित सावधानियों का पालन करें। नेक्स्ट, हमें रिले का मैनुअल कंट्रोल किसी कुचालक वस्तु की सहायता से लॉकों की चालू अवस्था में ही ले सकते हैं। यदि रिले मैनुअल कंट्रोल लेने के बाद अपने आप एनर्जाइज हो जाती है तो उसे वेज करने की आवश्यकता नहीं है। बिना मंडलीय आदेशों के किसी भी रिले को डी एनर्जाइज अवस्था में वेज ना करें। केवल रिले Q51, QVCD, QEMS को डी एनर्जाइज में वेज कर सकते हैं। कि विभिन्न कंपनियों के बने रिले के नाम एवं वेज करने का तरीका अलग अलग है। जैसे कि हम बात करें, जैसे ये प्लंजर है, ये वेजिंग कर की गई है रिले को। PC8 एनर्जाइज अवस्था में वेज करने का तरीका क्या है? रिले वेज की सावधानियों का पालन करें। सील हटा करके सेफ्टी कवर खोलें, प्लंजर को अधिक दबाव में डालते हुए दबाएं, उपयुक्त आकार का वेज लगाएं। वेज करने के बाद रिले के इंटरलॉक ऑपरेट हो जाएंगे और सुनिश्चित करें रिले का सेफ्टी कवर लगाएं यदि लग जाता है तो। फिर है डी एनर्जाइज अवस्था में वेज करने का तरीका क्या है? जैसे PC8 रिले है, ये वेजिंग की गई है। रिले वेज की सावधानियों का पालन करें। सील हटाकर रिले का सेफ्टी कवर खोलें, प्लंजर के पिछले बाजू में खाली जगह पर वेजिंग लगाएं, रिले का सेफ्टी कवर लगाएं यदि लग जाता है तो। फिर है WOAMA रिले वेजिंग स्क्रू के साथ में। तो वेजिंग स्क्रू के साथ में किस तरीके से है? सील हटा करके रिले पर दिए गए स्क्रू को अंगुलियों से क्लॉकवाइज घुमाकर कसें। जैसे कि वेज करने के लिए पहले सील को निकालें और कवर को खोलें। वेज करने के लिए स्क्रू को क्लॉकवाइज यहाँ पर घुमाना है। वेज करने के बाद रिले के इंटरलॉक ऑपरेट हो जाते हैं और सुनिश्चित करें WOAMA रिले वेजिंग स्विच के साथ। जैसे कि सील हटा करके रिले के कवर को खोलें, रिले पर लगे स्विच को ऑन करें। WOAMA टाइप जो Q51 रिले है, इसको वेज करने के लिए स्विच को ऑन करना बताया गया है। पहले सील को निकाल लें। फिर है COMMET रिले, कॉमेट रिले है। कॉमेट रिले क्या होता है? जैसे
कॉमेट रिले है। जैसे सील हटा करके रिले पर दिए गए लॉक को खींच करके नॉब को 90 डिग्री यहाँ पर घुमाना है। फेज करने के बाद रिले पर पीला फ्लैप विंडो में दिखाई देने सुनिश्चित करें। फिर है टारगेट वाली रिले रीसेट करना। टारगेट वाली रिले रीसेट कैसे करते हैं, जैसे QLM रिले है। टारगेट रीसेट करने के लिए यहाँ पर नॉब को क्लॉकवाइज हमें घुमाना है और ये रीसेटिंग नॉब है। तो यहाँ पर हम देखें QLM रीसेट करना, जैसे मैकेनिकल लॉकिंग, रीसेटिंग नॉब को क्लॉकवाइज घुमा करके रीसेट करें। अन टारगेट वाली रिले को रीसेट करना, जैसे कि रीसेटिंग नॉब को एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर रीसेट करना है। तो यहाँ पर QLM जो है QLM लॉकिंग है, तो रीसेटिंग नॉब को क्लॉकवाइज घुमाना है अगर मैकेनिकल लॉकिंग है, और बाकी जो रिले हैं उनको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है रीसेट करने के लिए। जैसे QOP, QRSI, QOA प्रकार के रिले हैं। टारगेट रीसेट करने के लिए नॉब को एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में घुमाना है टारगेट को, और ये रीसेटिंग नॉब है। फिर अंडर ट्रैक। अंडर ट्रैक में जैसे बॉगी वगैरह होती है उनकी बात करते हैं। अंडर ट्रैक बॉगी में WAG5 लॉकों पर कॉको टाइप की 2 बॉगी लगी रहती हैं, यानी प्रत्येक बॉगी में 3 एक्सल और प्रत्येक एक्सल पर एक ट्रैक्शन मोटर लगी रहती है। और इसमें प्रत्येक बॉगी में 3 एक्सल है, 2 बॉगी है तो 6 एक्सल होंगे, तो 6 ट्रैक्शन मोटर होगी। बॉगी का फ्रेम सिंगल पीस में कास्ट स्टील का बना होता है। बॉगी के आगे और बीच के एक्सल के ऊपर क्रॉस मेंबर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देखें ये साइड लोड बैरियर है बॉगी में, ये क्रॉस मेंबर है यहाँ पर, ये बॉगी का फ्रेम है, ये सेंटर पाइवेट है जिससे कनेक्ट करते हैं, ये हमारा एक्सल कहलाता है, ये यहाँ पर व्हील कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बॉगी के आगे और पीछे के एक्सल के ऊपर क्रॉस मेंबर पर सेंटर पीवट रहता है, और बीच में पीछे के एक्सल के ऊपर क्रॉस मेंबर पर 2 साइड लोड बैरियर लगे रहते हैं। लोको बॉडी का भार सेंटर पीवट और 2 साइड लोड बैरियर के द्वारा 3 स्थानों पर बॉगी को मिलता है। लोको बॉडी को बॉगी के साथ यू ब्रैकेट अथवा 2 ट्रैक्शन पिनों के द्वारा जोड़ा गया है। सेंटर पीवट की बात करें, यह लोको बॉडी का 60% खड़ा भार लेता है और ट्रैक्शन और ब्रेकिंग फोर्स की लोड पर ट्रांसमिट करता है। जो भी ट्रैक्शन और ब्रेकिंग फोर्सेज हैं उनको लोड पर ट्रांसमिट करता है सेंटर पीवट। फिर है लोड वियरियर। तो लोड वियरियर का काम करता है, 2 साइड लोड वियरियर लोको को बचा हुआ 40% खड़ा भार लेते हैं और साथ ही बॉगी को गोलाई में घुमाने में मदद करते हैं। जब भी लोको बॉडी सीधी रहती है, साइड लोड वेरियर ट्रैक्शन और ब्रेकिंग फोर्स की लोड पर ट्रांसमिट नहीं करते हैं। जब भी हमारी बॉडी सीधी रहती है, जो साइड लोड वेरियर ट्रैक्शन और जो ब्रेकिंग फोर्स है उसको लोड पर ट्रांसमिट नहीं करेंगे। फिर सस्पेंशन की बात करते हैं। प्रत्येक बॉगी पर 8 हेलिकल स्प्रिंग, जिसमें 4 के अंदर स्नेवर लगे हैं और 8 इक्वलाइजिंग बीम को मिलाकर के 4 कंपनसेटिंग बीम सेट रहते हैं। तो कंपनसेटिंग बीम सेट रहते हैं इक्वलाइज, और 8 इक्वलाइजिंग बीम को मिला करके रहते हैं और 4 कंपनसेटिंग बीम सेट लगे रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखें ब्रेक सिस्टम है, ब्रेक सिस्टम यहाँ पर लगा है, ये ब्रेक सिस्टम है। दूसरे नंबर पर एक्सल जनरेटर है, तो ये यहाँ पर एक्सल जनरेटर हो गया। तीसरे नंबर पर है बॉगी हॉर्न, जो कि यहाँ पर होगी बॉगी हॉर्न। चौथे नंबर पर है ब्रेक असेंबली, तो ये यहाँ पर ब्रेक असेंबली है, पहिए पर ब्रेक लग रहा है। पाँचवें नंबर पर है इक्वलाइजिंग रिंग, तो ये जो इक्वलाइजिंग रिंग है ये वाली, ये इक्वलाइजिंग रिंग है, यहाँ पर रिंग होगी एक इक्वलाइजिंग रिंग। छठवें नंबर पर हेलिकल स्प्रिंग वेयर, हेलिकल स्प्रिंग वेयर जो यहाँ पर जो स्प्रिंग होती है वो है हेलिकल स्प्रिंग वेयर, जैसे ये स्प्रिंग है हेलिकल स्प्रिंग वेयर। फिर सेफ्टी ब्रैकेट है, ये 8वें नंबर पर, ये सेफ्टी ब्रैकेट है ये वाला पूरा। और टाई वॉल्ट है यहाँ पर, ये टाई वॉल्ट है, सेफ्टी ब्रैकेट टाई वॉल्ट होगा यहाँ पर। फिर हेलिकल स्प्रिंग, ये 10 नंबर पर हेलिकल स्प्रिंग, जैसे कि ये वाली यहाँ पर हेलिकल स्प्रिंग है, ये बड़ी हेलिकल स्प्रिंग है, छोटी हेलिकल स्प्रिंग है। तो ये यहाँ पर है हेलिकल स्प्रिंग चेयर, और ये सिर्फ हेलिकल स्प्रिंग है। फिर 11वां देखें हम ब्रेक असेंबली हैंगर पिन, तो ब्रेक असेंबली हैंगर पिन यहाँ पर लगी हुई है। बॉगी है पूरी 12वें नंबर पे, ये बॉगी का सेक्शन पर कहलाएगा। एक्सल बॉक्स है, ये यहाँ पर एक्सल बॉक्स है पूरा। फिर है
सैंड बॉक्स यहाँ पर हम देखें, सैंड बॉक्स तो सैंड बॉक्स ये वाला सैंड बॉक्स होगा यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर है सैंड बॉक्स। फिर है ब्रैक पुल रोड, बैक पुल रोड यहाँ पर इसके नीचे है। तो यहाँ पर हम देखें कि चार हमारे क्या होते हैं, कंपनसेटिंग बीम सेट होते हैं, और प्रत्येक सेट की दोनों इक्वलाइजिंग बीम एक टाई बोल्ट के द्वारा जुड़ी रहती हैं। वॉगी फ्रेम को हेलिकल स्प्रिंग के द्वारा डबल इक्वलाइजिंग बीम सेट के ऊपर रखा गया है। इन इक्वलाइजिंग बीम को एक्सल पर रखा गया है। हेलिकल स्प्रिंग की ऊंचाई और रचना के कारण सभी चक्कों पर लोको बॉडी और बोगी का समान वजन आता है। साथ ही साथ लोको की वर्टिकल वाइब्रेशन भी संभाली जाती है। और प्रत्येक एक्सल पर एक ट्रैक्शन मोटर सस्पेंशन वियरिंग की सहायता से लगी रहती है और रखी गई है। सस्पेंशन वियरिंग की सहायता से ट्रैक्शन मोटर का नोज वॉगी के हाउसिंग पर रखा जाता है, इसलिए इस रचना को एक्सल हंग नोज सस्पेंडेड कहते हैं। ट्रैक्शन मोटर की खड़ी झूल रबर पैड के द्वारा संभाली जाती है। ट्रैक्शन मोटर के आर्मेचर पिनियन को एक्सल गियर के द्वारा सीधा जोड़ा गया है और इन गियर को एक गियर बॉक्स में रखा गया है ताकि उन्हें धूल मिट्टी आदि से बचाया जा सके और लुब्रिकेंट किया जा सके। गियर को लुब्रिकेट करने के लिए कार्डियम कंपाउंड का उपयोग किया गया है। फिर हम देखते हैं सस्पेंशन वियरिंग लुब्रिकेशन यानी कि टाउ TM, सस्पेंशन वियरिंग लुब्रिकेशन। तो सस्पेंशन वियरिंग लुब्रिकेशन बात करें, प्रत्येक सस्पेंशन वियरिंग को स्वतंत्र विक पेड़ के द्वारा तेल से लुब्रिकेट किया जाता है। इनके लुब्रिकेशन के लिए एक्सल के द्वारा घूमने वाला एक मैकेनिकल ऑयल पंप रहता है। एक्सल के घूमने से यह पंप कार्य करता है और इस पंप के द्वारा कॉमन पैसेज से दोनों विक पेड़ कंटेनर में से सस्पेंशन वियरिंग को तेल भेजा जाता है। फिर हम बात करें, आजकल टाउ की जगह हिटाची कंपनी की मोटर जिसमें रोलर वियरिंग लगी है उसका उपयोग किया जाता है, अतः वहां पर उपरोक्त लुब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार टाउ मोटर को टाउची में बदला जा रहा है जिसमें सस्पेंशन वियर की जगह पर रोलर वियरिंग लगाई गई है। फिर एक बॉगी पर ऑयलिंग पॉइंट की बात करें, एक बॉगी पर ऑयलिंग पॉइंट किस तरीके से किया जाता है, जैसे कि सेंटर पिवेट एक है, साइड लोअर वेरियर 2 हैं, सस्पेंशन वियरिंग सम्प यानी टाउ TOM है, और एक है टाउ TM 3 मोटर लगी हुई हैं और गियर केस है 3। तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि ये है ब्रॉक शू है, ये यहाँ पर ब्रॉक शू है, ब्रेक ब्लॉक है, ब्रेक शू है, ये लीवर वर्टिकल है, ये ब्रेक सिलेंडर है यहाँ पर जो प्रेशर रिलीज करेगा, यहाँ पर ब्रेक असेंबली हैंगर पिन है यहाँ पर लगी हुई है ऊपर, ब्रेक असेंबली हैंगर पिन ये जगह पर लगी हुई है। तो ब्रेक सिलेंडर और ब्रेक ब्लॉक की बात करें, ब्रेक सिलेंडर और ब्रेक ब्लॉक ये दो चीज़ें हैं, ब्रेक सिलेंडर यहाँ पर है और ब्रेक ब्लॉक यहाँ पर है। प्रत्येक बोगी पर 4 एयर ब्रेक सिलेंडर लगाए जा गए हैं और प्रत्येक चक्के पर 2 ब्रेक ब्लॉक लगे रहे हैं। एक ब्रेक सिलेंडर के द्वारा 3 ब्रेक ब्लॉक यानी कि 1.5 चक्के के ब्रेक लगते हैं और लोको ब्रेक में खराबी आने पर ब्रेक सिलेंडर आइसोलेटिंग के लिए प्रत्येक बोगी पर एक एक आइसोलेटिंग कॉक लगाया जाता है। फिर है ब्रेक रिंगिंग की बात करते हैं। ब्रेक रिंगिंग में क्या है, जैसे कि ब्रेक सिलेंडर, पिस्टन रोड, पिस्टन, ब्रेक लीवर, J1 लीवर वर्टिकल, पिस्टन स्ट्रोक शू, ब्रेक शू होल्डर, ब्रेक शू, ब्रेक ब्लॉक, ब्रेक असेंबली हैंगर पिन, ब्रेक पुल रोड, J ब्रैकेट, टाई बार तथा सेफ्टी चेन। ट्रैक्शन मोटर से चक्के तक पावर ट्रांसमिशन किस तरीके से की जाती है। तो ट्रैक्शन मोटर से चक्के तक पावर ट्रांसमिशन हम देखें, जब TM ट्रैक्शन मोटर को सप्लाई दी जाती है तो उसका आर्मेचर घूमता है। आर्मेचर पर लगा 15, 16, 21, 23 दांतों का पिनियन भी घूमता है। पिनियन से लगा 62, 65, 58 दांतों वाला क्या है गियर भी घूमता है और बुल गियर एक्सल के साथ फिट है, अतः बुल गियर के घूमने पर एक्सल तथा एक्सल से जुड़ा चक्का घूमता है। इस प्रकार TM के इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल करके लोको चलाने में काम लिया जाता है, यानी ट्रैक्शन मोटर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को
मैकेनिकल एनर्जी में बदला जाता है। ये यहाँ पर इंजन का फ्रंट व्यू बताया गया है, ट्रैक्टिव एफर्ट का ट्रांसमिशन बताया गया है। जैसे ये है फ्लैशर लाइट, यहाँ पर ये दिखाई गई, ये फ्लैशर लाइट है, ये यहाँ पर हेडलाइट है, ये हॉर्न है, ये जंपर केबल है जो कि दूसरे लोगों को कनेक्ट करने के लिए, मार्कर लाइट है यहाँ पर, ये वीसी है, ये एमआर है, ये स्क्रू कपलिंग है, ये सीवीसी है, ये बीपी है यहाँ पर, फिर ये बफर है, ये एफपी है, बीपी एफपी, ये रेल गार्ड है, ये कैटल गार्ड है, इस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर ट्रैक्टिव एफर्ट का ट्रांसमिशन देखते हैं। एक बार चक्का घूमता है तो इसके साथ जुड़ा एक्सल बॉक्स भी मूव करता है। एक्सल बॉक्स ट्रैक्टिव एफर्ट को बोगी हॉर्न के द्वारा बोगी को ट्रांसफ़र करता है। जो भी ट्रैक्टिव एफर्ट होता है बोगी हॉर्न के द्वारा बोगी को ट्रांसफ़र करेगा। बोगी सेंटर पिवट के द्वारा ट्रैक्टिव फोर्स को लोको बॉडी को ट्रांसमिट करता है। इस तरह लोको चलता है। लोको बॉडी से सीवीसी जुड़ी है, अतः बॉडी से ट्रैक्टिव एफर्ट सीवीसी तथा लोड को मिलती है। फिर है वर्टिकल लोड ट्रांसमिशन। वर्टिकल लोड ट्रांसमिशन क्या है? लोको बॉडी सेंटर पिवट प्लस साइड लोड वेरियर प्लस बॉडी फ्रेम प्लस हेलिकल स्प्रिंग इक्वलाइजिंग बीम एक्सल बॉक्स और चक्के और फिर रेल आ जाती है। यह है वर्टिकल लोड ट्रांसमिशन। यानी सबसे पहले लोको बॉडी पर लोड होता है, लोको बॉडी के बाद में सेंटर पिवट पर लोड आता है, सेंटर पिवट के बाद में सेंटर पिवट और साइड लोअर वेरियर में एक साथ लोड आता है, फिर बॉडी फ्रेम, फिर हेलिकल स्प्रिंग पर लोड आ जाता है, हेलिकल स्प्रिंग के बाद में इक्वलाइजिंग बीम पर, इक्वलाइजिंग बीम के बाद में एक्सल बॉक्स तथा चक्कों पर, फिर रेल पर आता है। सेफ्टी फिटिंग और सेफ्टी डिवाइस या सेफ्टी आइटम के नाम लिखना है। जैसे कि कैटल गार्ड वॉल्ट के साथ सेफ्टी फिटिंग की जाती है। हैंड ब्रेक सेफ्टी डिवाइस है यहाँ पर, और सेफ्टी आइटम है अर्थिंग पोल केबल। सेफ्टी फिटिंग जैसे रेलगार्ड वॉल्ट के साथ, रेलगार्ड वॉल्ट के साथ में वाइपर है, स्पेयर कपलिंग सेफ्टी आइटम है, फिर अर्थिंग स्टैंड फ्लाई नट के साथ हॉर्न है यहाँ पर सेफ्टी डिवाइस, स्पेयर बीपीएफपी। सेफ्टी फिटिंग में सीवीसी लॉक पिन है, और इक्वलाइजिंग सेफ्टी ब्रैकेट है, ब्रेक असेंबली हैंगर पिन है, टाई वॉल्ट कटर के साथ, नोज सस्पेंशन पेन पिन, गियर केस वॉल्ट है, ब्रेक पुल रोड है, जे सेफ्टी ब्रैकेट है, ब्रेक क्रॉस टाई वार सेफ्टी चेन के साथ, सस्पेंशन बियरिंग हाउसिंग वॉल्ट, बोगी सेफ्टी पिन है। सेफ्टी डिवाइसेज हम देखें, हेडलाइट है सेफ्टी डिवाइसेज में, फ्लैश लाइट है, मार्कर लाइट है, फ्यूज है, रिले है, एएफआई है, स्पीडोमीटर है, वजर है, वीसीडी है। और सेफ्टी आइटम के साथ हम देखें जैसे डेटानेटर्स, लैडर, फील्ड टेलीफोन है, अग्निशामन यंत्र हैं सेफ्टी आइटम में, वुडन विजेस है, यू क्लैंप है सेफ्टी आइटम के अंदर, स्पेयर फ्यूज है, ये भी सेफ्टी आइटम के अंदर ही आता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे बैटरी और पायलट लैंप सर्किट, ये नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे।